एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस अगले वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है और आज के वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन का, तो इसमें एक शब्द आता है बॉडी फ्लूइड्स। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जब भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए दो तरीके के फ्लूइड्स हैं। एक को हम लोग ब्लड बोलते हैं और एक को प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, हम लोग अभी ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हमने ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने जाना था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और उसके बाद हमने ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जाना था। तो हमने वहां पे जाना था कि ब्लड के पास जो भी कंपोनेंट्स है मेनली उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट मीन्स सेलुलर पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट है उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं और जो सॉलिड पार्ट है यानी कि जो सेलुलर पार्ट्स है उसे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और जब हम सेलुलर पार्ट्स की बात करते हैं तो ब्लड में तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पिछले वीडियो में हमने आरबीसी के बारे में बात किया है, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात किया है और प्लाज्मा के बारे में बात किया है। अगर आप अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को देखिए और उसके बाद आज के वीडियो में रिटर्न आइएगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा प्लेटलेट्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि प्लेटलेट्स का जो काम है, प्लेटलेट्स का काम आप जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आज ये भी जानेंगे कि प्लेटलेट्स किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, प्लेटलेट्स के बारे में मैं जो बता रहा हूं उसे आपको याद रखना है। इसमें बहुत कुछ समझने वाला बात नहीं है, समझने वाला है जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पे आएंगे तो वहां पे आप थोड़ा सा समझिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। प्रत्येक आपको स्टेप याद रखना होगा और स्टेप एक सीक्वेंस में याद रखना होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि प्लेटलेट्स कलरलेस होता है। तो यदि हम कलर का बात करें प्लेटलेट्स का, तो सबसे पहली बात, प्लेटलेट्स का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार और आपको बता देते हैं कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। यदि हम प्लेटलेट्स के कलर का बात करते हैं तो इसके पास कोई कलर नहीं है, यानी कि प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं। यदि इसके हम लाइफ स्पेन का बात करेंगे तो इसका लाइफ स्पेन लगभग 7 दिन का होता है। आपको याद होगा आरबीसी का लाइफ स्पेन लगभग 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन भी बहुत ही कम होता है, लेस देन 10 डेज। और यदि हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो इसका भी लाइफ स्पेन बहुत कम है, लगभग 7 दिन के आसपास है। यदि हम इसकी संख्या की बात करेंगे तो 1 mm³ ऑफ ब्लड में 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। यानी कि 1 mm³ यदि हमारे पास ब्लड है तो उसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स हो सकते हैं। आपको याद होगा आरबीसी का संख्या, आरबीसी कितना होता है, 1 mm³ ऑफ ब्लड में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। उसी तरीके से हमने आपको डब्ल्यूबीसी के नंबर के बारे में भी बताया था। और आप प्लेटलेट्स का भी नंबर याद रखिए कि पर mm³ ब्लड में 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। यदि हम बात करें कि ये कहां पर बनता है तो ये बोन मैरो में बनता है। आरबीसी भी बोन मैरो में बनता था, लेकिन ये बोन मैरो में कहां पे बनता है, मेगा कैरियोसाइट्स में। इस नाम को आप याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स बोन मैरो में कहां पे बनता है, मेगा कैरियोसाइट्स में बनता है। यदि इसके हम काम का बात करें कि प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो ये याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता था। तो बड़ा मतलब इसमें जो है छोटा छोटा बात लिखा हुआ है, तो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बस याद रखने वाला है। जैसे प्लेटलेट्स का कलर कैसा होता है, कलरलेस, तो सिंपल इसमें याद रखना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 7 दिन, सीधा याद रखना है, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है प्लेटलेट्स के बारे में जो रेक्टिफिकेशन वाला है, यानी कि उसे आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प तो करता है, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, प्लेटलेट्स किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का क्या मैकेनिज्म है। तो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म समझने से पहले आप थोड़ा सा
कुछ बात याद रखिएगा, वो बातें आपको काम आएगी समझने में जब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग समझाऊंगा। सबसे पहली बात, ये फाइब्रिनोजेन, मेरे विचार से अगर आपने प्लाज्मा वाला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे ये फाइब्रिनोजेन के बारे में। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं एक बार और बता देता हूं कि देखिए, हमारे पास जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मतलब ब्लड का लिक्विड पार्ट, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन्स वगैरह हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, उसी में से एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। ये याद रखिएगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है। हम फाइब्रिनोजेन को बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो आप पहला बात तो याद रखिए कि फाइब्रिनोजेन नाम का कोई चीज है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जब भी फाइब्रिनोजेन का बात आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये फाइब्रिनोजेन क्या है। फाइब्रिनोजेन के बारे में याद रखिए, ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। एक और नाम याद रखना है, प्लेटलेट्स, पता है, ठीक है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट है, हम अभी पढ़े हैं प्लेटलेट्स के बारे में। और एक और चीज याद रखना है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। देखिए, ये प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन का नाम है जो हमारा लीवर बनाता है। तो मैं आपको 3 चीजें याद रखने के लिए बोल रहा हूं, फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बिन। इस 3 नाम को याद रखना है। इस तीनों नाम की मदद से हम लोग ब्लड क्लॉटिंग समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों के बिना हम ब्लड क्लॉटिंग नहीं समझ सकते हैं। और मैं ये याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं पर जब आएगा फाइब्रिनोजेन शब्द मैकेनिज्म में तो आपको लगेगा कि फाइब्रिनोजेन कहाँ से है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है फाइब्रिनोजेन ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा में। प्लेटलेट्स ब्लड में पाया जा रहा है, एक सेल है। और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो मेरे विचार से इतना आपको इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए आइए थोड़ा सा हम ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होता है। तो आइए देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड दौड़ रहा है, आरबीसी वगैरह सब है इसमें। और मान लीजिए कि यहाँ पे कट गया, तो जहाँ पे कटता है हम लोग उसे बोलते हैं कि यहाँ पे इंजरी हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कट गया या छिल गया, जो भी हुआ इंजरी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कट गया, तो जब यहाँ कट जाता है तो यहाँ से ब्लड बाहर निकलना चालू हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड बाहर निकलना चालू हो रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए कि जहाँ कटा, यदि मान लीजिए कि कोई हमारा बॉडी पार्ट है वहाँ पे कट गया और उसमें से ब्लड निकल रहा है और वो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है। हमारे बॉडी में ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है और हम अल्टीमेटली मर सकते हैं। और चलिए ठीक है, मान लीजिए कि बाहर में कोई कटा, ब्लड नहीं बंद हुआ, ठीक है, देख लेंगे जो होगा सो होगा। लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्रेन में या हमारे हार्ट में कहीं पर कोई कट गया, मतलब कोई इंटरनल बॉडी पार्ट कट गया और वहाँ पे जो ब्लड निकल रहा है वो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करता है, तो इसीलिए बॉडी में प्लेटलेट्स सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेटलेट्स जब कम हो जाता है तो थोड़ा सा हमारे लिए जो टेंशन वाली बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खाने पीने से बढ़ जाएगा, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कम हो गया, क्यों हो गया, ठीक है, खाना खाएंगे फिर मज़ेदार हो जाएगा। चलो आओ टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि हमारा कोई बॉडी पार्ट कट गया, उसमें से ब्लड निकलना चालू हो रहा है। तो यदि उसमें से ब्लड निकल रहा है और ब्लड नहीं रुका तो ज़्यादा दिक्कत है। तो अब इस ब्लड को रोकना है और हमारे पास इस ब्लड लॉस को रोकने का एक तरीका है, एक फंडा है हमारे बॉडी के पास, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लड लॉस को रोका जाता है ड्यूरिंग एन इंजरी। मतलब जब भी हमारे बॉडी पार्ट में कोई इंजरी होगा तो उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो, इसको रोकने का एक तरीका है ब्लड क्लॉटिंग। सिंपल देहाती भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो जब हमारा कोई बॉडी पार्ट करता है तो थोड़ा देर ब्लड निकलता है, यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो थोड़ा देर के बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है, मतलब बहना बंद हो जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम है ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि हम बोलते हैं कि रक्त जम गया, अब बाहर नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, जहां पे कटा, जो टिश्यू कटा है, जहां पर इंजरी हुआ है, वो और जो प्लेटलेट्स है ब्लड में, ये दोनों मिल करके एक एंजाइम बनाता है, एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। इस नाम को याद रखिएगा,
थ्रोम्बोकाइनेज। ये स्टेप याद रखना है कौन किसको बना रहा है। तो याद रखिएगा जो डैमेज टिश्यू है और इसमें जो प्लेटलेट्स है ये दोनों एक केमिकल रिलीज कर रहा है। उस केमिकल का क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज नाम है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा, याद रखिएगा। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है? मैंने आपको बोला था ना याद रखने के लिए, ये एक प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स ने जो थ्रोम्बोकाइनेज बनाया है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा और उस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये थ्रोम्बिन, ये जो फाइब्रिनोजेन था ब्लड प्लाज्मा में, उस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और जहां पे कटा था वहां पर बहुत सारा फाइब्रिन आ जाएगा धागा जैसा, और पूरा आरबीसी उस धागे में फंस जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, यानी कि ब्लड लॉस रुक जाएगा। तो मेरे विचार से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होता है। मैं एक बार और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बड़ा आसान सा चीज है। हुआ क्या, हमारा जो भी टिश्यू डैमेज हुआ था इंजरी के टाइम पर, तो ये डैमेज टिश्यू और जो ब्लड में प्लेटलेट्स है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज नाम है। और ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन बना ये क्या करेगा? ब्लड प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन है उस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और ये फाइब्रिन डैमेज्ड टिश्यू के पास जाकर के पूरा एकदम नेटवर्क जाल जैसा पिक्चर बना देगा और उस जाल में आरबीसी आर पार नहीं हो सकता है, तो ब्लड लॉस रुक जाएगा। तो देखिए ये है हमारे ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रक्रिया। आपको स्टेप याद रखना है, किसका क्या काम है, कौन किसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, तब आपको जाकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने ये सारा चीज़ बात कर लिया। अगले दिन हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड वेसल से पहले हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेंगे, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। देखते हैं कल कैसा क्लास चलता है, किस ढंग से चलता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप साहर घाट में हैं या साहर घाट के 10 किलोमीटर के रेडियस में हैं, यदि आप साहर घाट के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं और यदि आपको कुछ खाने का मन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको खाने का मन हुआ पिज्ज़ा या कुछ भी आपको खाने का मन हो रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश आप होटल तक नहीं जा सकते, हो सकता है कि बहुत दूर है, बहुत धूप है या कुछ भी है, बारिश हो रही है, किसी कारणवश यदि आप नहीं जा सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, एक ऐप आता है जिसका नाम है मिथिला बाइट्स। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप उस ऐप के थ्रू भोजन को ऑर्डर कर सकते हैं, आपको जो भी खाना है, और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको फूड डिलीवर हो जाएगा और आप मस्ती में खा सकते हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।